जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है और उसी चुनावी माहौल को जानने के लिए आज हम भाजपा कार्यालय पे मौजूद हैं, जहां हमारे साथ सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और वर्तमान में जिला महामंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। नमस्कार। निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र को जैसा सपा और बसपा का गढ़ माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से मनोज यादव को प्रत्याशी बनाया है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये निज़ामाबाद विधानसभा जनता का गढ़ है। विधानसभा के अंतर्गत ही महर्षि दुर्वासा का आश्रम है। इसी विधानसभा में माता शीतला का धाम भी है और ये जनता का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से मनोज यादव जी को प्रत्याशी बनाया है। मनोज यादव जी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं, जनता से उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं और एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं जिनके परिवार ने निज़ामाबाद की राजनीति में अच्छा दखल रखा है। इनके चाचा अंगद यादव जी भाजपा के नेता, उन्होंने 3 बार विधानसभा जीत करके उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और मनोज यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले नहीं लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनाव लड़ा रही है, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जो सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता उसके पास हैं। हमारे पास बूथ स्तर तक में कमेटियां हैं, हमारे पास पन्ना प्रमुख तक हैं और ऐसे ऊर्जावान भारतीय जनता पार्टी के बदौलत आज हम निज़ामाबाद विधानसभा के चुनाव में उतरे हैं। 16-17 दिन में चुनाव है, हमारी तैयारियां पूरी हैं और मनोज यादव जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। हमारा पूरा का पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो काम की है, जो जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं, चाहे वो जनता को राशन देना हो मुफ्त में, चाहे हर गरीब के घर आवास पहुंचाना हो, चाहे हर एक वो व्यक्ति जिसे कोई सहारा नहीं था कोरोना महामारी में, उसके घर तक भोजन पैकेट पहुंचाना रहा हो, हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता के घर घर जाकर के जो भूखे थे उन्हें भोजन देने का कार्य किया, मुफ्त राशन भी मिला था और श्रम निधि जो मिली है, श्रम कल्याण निधि के माध्यम से जो लोगों के घर में आया, किसान सम्मान निधि मिला। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे जनता लाभान्वित हुई है। इन लाभान्वित जनता के बदौलत, जो जनता लाभान्वित हुई है उनके बदौलत हम चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत आस से देख रही है। योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी सरकार दोबारा लाना चाहती है और इसीलिए मनोज यादव जी को यहाँ की जनता जिता करके भेजने का कार्य करेगी। मनोज यादव को प्रत्याशी घोषित करने का क्या कारण हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पास? क्या यादव वोटरों में सेंध लगाने का एक प्रयास हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। मनोज यादव जी यादवों के नेता नहीं है, वो जनता के नेता हैं और जनता में हर एक सभी आते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों। आज यादव बिरादरी भी हमारे साथ खड़ी है, आज क्षत्रिय बिरादरी भी हमारे साथ है, ब्राह्मण में खड़े, कोयरी, कुहार, लोहार, जितनी भी जातियां हैं, बनिया वर्ग भी हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ कायस्थ वर्ग भी खड़ा है। आज ऐसा कोई भी नहीं है जो भारतीय अल्पसंख्यकों की बात करें। हमारे साथ सिख खड़े हैं, हमारे साथ मुस्लिम भाई मुस्लिम बहन भी खड़ी हैं। तो जो जनता ने जन कल्याणकारी कार्य किए हैं उन कार्यों को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। यादव वोट बैंक में सेध लगाने के लिए नहीं किया गया है। हमने यादव समाज को एक प्रतिनिधित्व दिया है कि हम हर वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं, हम यादव बिरादरी को भी साथ में लेकर चलते हैं। हमने लालगंज से नीलम सोनकर जी को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। यहीं दीदारगंज से डॉक्टर कृष्णकुमारी विश्वकर्मा जी हमारे प्रत्याशी हैं। फूलपुर से राम सूरत राजभर जी प्रत्याशी हैं। अतरौलिया से प्रशांत सिंह जी प्रत्याशी हैं। सदर जो विधानसभा है वहाँ से अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी प्रत्याशी हैं। सगड़ी विधानसभा से वंदना सिंह जी प्रत्याशी हैं। मुबारकपुर से आप देख सकते हैं अरविंद जायसवाल जी प्रत्याशी हैं। गोपालपुर से सत्येंद्र राय जी प्रत्याशी हैं। मेहनगर से मंजू सरोज जी प्रत्याशी हैं। तो आप देखेंगे 10 विधानसभा सीटों पर सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का कार्य अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप यही समाजवादी पार्टी की अगर आप लिस्ट उठाकर देख लें तो आपको लगेगा कि कोई एक वर्ग बिरादरी की केवल उनके प्रत्याशियों की सूची में केवल 1-2 वर्ग बिरादरी ही शामिल हैं। सभी को प्रतिनिधित्व देने का कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। न बहुजन समाज पार्टी करती है, न समाजवादी पार्टी करती है, न कांग्रेस पार्टी करती है। निजामाबाद क्षेत्र ब्लैक पोएट्री के लिए बहुत फेमस माना जाता है और जो वहाँ के कारीगर हैं उनके लिए सरकार की क्या मदद होगी? और यही नहीं, और भी जितने कार्य हैं सरकार
बनने पे क्या सरकार सोचेगी वहाँ के नागरिकों के लिए? निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार 2022 में बनने जा रही है। निज़ामबाद में ब्लैक पॉटरी का हब है। ब्लैक पॉटरी के कारीगरों के लिए पूर्व में भी जब यहाँ से नीलम सोनकर जी हमारे लोकसभा की सांसद थी, उन्हें इलेक्ट्रिक चौक से लेकर के उन्हें बहुत सारी सुविधाएं, मशीनें उपलब्ध कराने का कार्य हमारी सरकार ने किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ब्लैक पॉटरी को शामिल किया गया। यहाँ के कारीगरों के पास जितना ऑर्डर है उतनी वो सप्लाई नहीं दे पाते हैं। उनके ब्लैक पॉटरी को विकास कराने का कार्य अगर किसी ने किया तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसको पहचान दिलाने का कार्य किया, उसको अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले जाने का कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट घोषित होने के बाद किया। यहाँ के कई ऐसे लोग हैं जो इस कार्य में जुटे हैं, उनको भी श्रम कार्ड बना करके उनको इंश्योरेंस से जोड़ा गया, उनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। साथ ही कोरोना महामारी के समय उन तक मदद पहुंचाई गई। सरकार बनती है तो निज़ामबाद में जो हमारा निज़ामबाद क्षेत्र है, यहाँ पर कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, यहाँ पर कोई ITI नहीं है। हमारा क्षेत्र में ठीक प्रकार से चिकित्सा की सुविधा केवल CSC तक सीमित है, तो उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज नहीं है, GIC नहीं है निज़ामबाद में, सरायमीर में है। तो ऐसे क्षेत्र में हमें आगे पढ़ाई के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान स्थापित करने हैं। डिग्री कॉलेज निज़ामबाद में कोई नहीं है, डिग्री कॉलेजों को खुलवाने का कार्य हमारी सरकार बनती है तो उसके सामने हमारे विधायक अगर मनोज यादव जी बनते हैं तो सदन में उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से कराने का कार्य करेंगे। और निज़ामबाद की सड़कें, जब आप आजमगढ़ से चलते हैं तो विधायक जो यहाँ पर आलम बजीर थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, आप देख सकते हैं कि मंदुरी से लेकर के मोहम्मदपुर तक जो ये सड़क जा रही है वो कितनी अच्छी बनी हुई है। वहीं जो कार्य विधायक को करना चाहिए, विगत कई वर्षों में आलम बजीर जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे उनका नाम किसी शिलापट्ट पे देखा जा सके। उन्होंने, आप अभी भदोली से होकर के जब आप आते हैं, निज़ामबाद की सड़क कितनी दुर्दशा है उस सड़क की, उस क्षेत्र को आगे उस बात को पूरा कराने का, उस कार्य को पूरा कराने के लिए उन्होंने कभी कोई प्रयास ठीक प्रकार से नहीं किया। हमारी सरकार बनने के बाद सभी जितनी भी सड़कें हैं इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी है उसको सही करने का कार्य होगा। और कहीं ना कहीं जो विकास से हमारा निज़ामबाद क्षेत्र छूता रहा विधायक न होने के कारण, तो अगर आप मनोज यादव जी को हमारी जनता जिताती है तो विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे सड़क हो, चाहे यहाँ पर कुछ रोजगार के केंद्र स्थापित करने हो। इन सारे चीज़ों को पूरा कराने के लिए कुछ न कुछ प्रयास किए जाएंगे। निज़ामबाद क्षेत्र में कोई स्टेडियम नहीं है, यहाँ पर खेल के लिए, युवाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है, उन सुविधाओं को भी दिलाने का कार्य किया जाएगा ताकि हमारे युवा आगे बढ़ें, अपने फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें। खेलों को आगे बढ़ाना और सारी चीज़ों को लेकर के भी हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आगे अगर सरकार दोबारा बनती है तो हमारे सभी जनता की जो भी मांगे रहेंगी उन्हें पूरा कराने का कार्य करेंगे। मनोज यादव जो कि अंगद यादव जो कि बाहुबली नेता रहे हैं, उनके भतीजे हैं, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा इस चुनाव में उनको? निश्चित रूप से अंगद यादव जी जनता के नेता रहे हैं और विगत कई वर्षों से उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। बाहुबली उन्हें इसलिए कह सकते हैं आप कि उन्हें जनता का अपार समर्थन प्राप्त होता रहा निज़ामबाद के क्षेत्र का। और कोई ऐसा, मनोज यादव जी उनके परिवार से आते हैं, इसका निश्चित उन्हें फ़ायदा मिलेगा और उसका फ़ायदा उससे ज़्यादा कहीं भारतीय जनता पार्टी के वो उम्मीदवार हैं, यह फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन उन्हें जिताने के लिए लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता को खड़ा करने का कार्य करती है, उससे आगे बढ़ाने का कार्य करती है, उसके दुख सुख में शामिल होती है, जनता के दुख सुख में शामिल होती रही है और जनता के लिए बहुत सारी जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर के उन्हें हक दिलाने का कार्य किया है। तो हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत हम इस चुनाव को जीतेंगे, लड़ेंगे। हाँ, अंगद यादव जी के कारण हमारे पार्टी को बहुत फ़ायदा मिलेगा, मनोज यादव जी को बहुत फ़ायदा मिलेगा और हम निश्चित ये चुनाव जीतेंगे। अयोध्या और काशी के तर्ज पे ही निज़ामबाद के धार्मिक स्थलों का विकास होगा? हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं भव्य रूप से भगवान श्री राम का राम मंदिर बन रहा है। काशी में अगर कोई दर्शन करने के लिए जाए भगवान विश्वनाथ का तो उसे लगेगा कितना अच्छा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है। ऐसे ही हमारी सरकार पुनः आती है तो दुर्वासा धाम आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से उसका जीर्णोद्धार कराया गया है और भी बहुत सारे कार्य वहाँ पर विकास के बाकी रह गए हैं जिसे पूरा कराने का कार्य होगा। एक दिव्य स्थल बनेगा जिसको देख करके आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। नदी के किनारे दुर्वासा धाम है,
साथ ही माँ शीतला का धाम है निज़ामबाद, उसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। अभी हाल ही में विधायकों से मांगा गया था कि जो धार्मिक स्थल हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए आप कोई स्थल देना चाहते हैं, तो उसकी लिस्ट में केवल निज़ामबाद से ही कोई मंदिर का नाम, किसी ऋषि के तपोभूमि का नाम नहीं दिया गया। बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने लगभग किसी न किसी धार्मिक स्थल का जीर्णोद्धार कराने के लिए पर्यटन विभाग को दिया था। तो ये जो विधायक हैं यहाँ कर आलमबदी जी, वो शुद्ध रूप से मुस्लिम लीग का काम करते हैं। वो कभी भी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात नहीं करते हैं। वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए नहीं देखना चाहेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये धार्मिक स्थलों का विकास हो। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, शुद्ध रूप से सभी को एक प्रकार लेकर के चलने का कार्य करते हैं। अगर हमारी सरकार पुनः बनती है, हमारे विधायक चुन करके जाते हैं, हम लोग माता शीतला धाम का भी जीर्णोद्धार कराएंगे। हमारे महर्षि दुर्वासा का धाम है, वहाँ भी जीर्णोद्धार कराया जाएगा। चंद्रमा ऋषि का धाम है, वो भी कराया जाएगा। हमारे दत्तात्रेय ऋषि का धाम है, वो भी पूरा कराया जाएगा। आप देखेंगे कि धार्मिक स्थलों में कोई ऐसा धार्मिक स्थल नहीं छूटेगा जिसका जीर्णोद्धार न हुआ हो। जहाँ ठीक प्रकार से पेयजल की सुविधा ना हो, दर्शन करने वाले जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए ठीक प्रकार से आश्रय स्थल न बना हो, तो ऐसे सारी सुविधाएँ वहाँ अत्याधुनिक सुविधाएँ मुहैया कराई जाएगी। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि 400 से भी अधिक सीटें लाएंगे वो यूपी 2022 चुनाव में। तो फिर भाजपा की सरकार कैसे बनेगी? अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो पार्टी है जो न सच सुनना पसंद करती है और न सच बोलती है। समाजवादी पार्टी के लोग अभी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से लेकर के और किस प्रकार से 2022 आ गया है, इतने सारे विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ मतदाता हैं और जब आप लाभार्थियों की सूची उठाते हैं तो 15 करोड़ लाभार्थी भी हैं। आज हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी सरकारी योजना से लाभान्वित है, चाहे वो छात्रवृत्ति रही हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि रही हो, चाहे श्रम कल्याण की निधि रही हो, चाहे किसी न किसी को आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा लाभान्वित है, चाहे उसे इज्जत घर मिला होगा, मुफ्त राशन मिल रहा है। किस आधार पर वो कह रहे हैं कि वो 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, ये बहुत हास्यास्पद है। और खैर उनकी हर एक बात हास्यास्पद लगती है। जब वो कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आया हूँ, अपने हलफनामे में लगाते हैं कि मैं BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर यूनिवर्सिटी से हूँ। वो कहते हैं मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, उनको यही नहीं पता है कि डिजिटल रैली क्या होती है, मैं तो जान ही नहीं पाता हूँ। तो उनके कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। हर बार हर चुनाव में जब वो आते हैं, उन्हें एक कंधे का सहारा चाहिए होता है। जब वो 17 का चुनाव लड़ रहे थे तो भी एक कंधे का सहारा लेकर के आए थे। उस समय वो कांग्रेस के सहारे चुनाव लड़ रहे थे। 2019 में आते हैं तो बहन जी का सहारा लेकर के आते हैं। अब 2022 लड़ रहे हैं तो जयंत चौधरी का कंधा लेकर आ रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को अपनी पार्टी को खड़ा करने में कंधे का इस्तेमाल करना पड़े, वो व्यक्ति 400 से प्लस सीटें कहाँ से जीतेगा? आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को पुनः जिताना चाहती है, गुंडा राज खत्म करना चाहती है। ये जो आतंकियों को समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार है, सरकार रही, उसे पुनः नहीं लाना चाहती है। गुंडाई उनकी समाप्त कर दी गई है, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आज भारतीय जनता पार्टी इस मौके पे पहुंची है कि इस मुकाम पर पहुंची है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, तो भाजपा कितने पे जीत हासिल करेगी? आज यह बात तो आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछें, बसपा के नेताओं से पूछें तो बखूबी बताएंगे कि उनकी लड़ाई किससे है। वो शुद्ध रूप से बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से। जब लड़ाई हमसे है तो जाहिर सी बात है कि हम 10 की 10 सीटों पर आज जीतने के नतीजे पर पहुँचे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं, देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पर आज 10 की 10 सीटों पर हम जीत के कगार पर पहुंचे हैं। 9 सीट पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं लड़ रही है और अतरौलिया की सीट पर निषाद पार्टी के साथ गठबंधन है। उस सीट पे निषाद पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत सिंह लड़ रहे हैं। हम सभी सीटों को जीतने जा रहे हैं और आजमगढ़ में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमारे सभी प्रत्याशी कर रहे हैं। जनता के द्वारा अभूतपूर्व जन समर्थन भी मिल रहा है और निश्चित ही आजमगढ़ की 10 सीटें जीत करके पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आजमगढ़ तत्पर है और आगे आजमगढ़ का विकास देखने को मिलेगा आपको सरकार बनने के बाद। अपने बिजी शेड्यूल से
खबरी आजम बढ़िया को समय देने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका। धन्यवाद। Damn.